नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये मेरा 5वां और अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और बनाए थे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षा क्या है? उत्तर है, बहुत से प्रौढ़ लोग फिर से पाठशाला में जाना पसंद नहीं करेंगे। प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रौढ़ों के लिए प्रस्तावित पाठशालाओं के द्वारा पूरा लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसे वयस्कों को जो पाठशाला में नहीं जाना चाहते, यह विश्वास दिलाना होगा कि उन्हें फिर से पाठशाला में नहीं भेजा जाएगा। ऐसे वयस्कों को व्यक्तिगत रूप से ही शिक्षा देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षा क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा को इंडिविजुअल शिक्षा कहते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। जो विद्यालय होता है, विद्यालय में कई छात्र होते हैं, कई छात्र के समूह होते हैं, जिसे हम सामूहिक शिक्षा कहते हैं या विद्यालय शिक्षा कहते हैं। विद्यालय शिक्षा औपचारिक होती है, जबकि दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा जो होती है, व्यक्तिगत शिक्षा अनौपचारिक भी हो सकती है। व्यक्तिगत शिक्षा किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, संबोध या प्रत्यय क्या है? उत्तर है, बुडवर्थ के शब्दों में शब्द का अर्थ संबोध या प्रत्यय है। सामान्य रूप से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु परिस्थिति तथा संदर्भ के अनुसार ही उसका वास्तविक अर्थ निकलता है। देखिए दोस्तों, बुडवर्थ महोदय कहते हैं कि जो शब्द का अर्थ निकलता है उसे ही हम संबोध कहते हैं, किंतु शब्द के अर्थ का परिस्थिति क्या होगा, उसके संदर्भ के अनुसार उसका वास्तविक अर्थ निकलता है, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। मॉर्गन के शब्दों में एक प्रत्यय वस्तुओं या घटनाओं के सामान्य रूप गुण को प्रकट करने वाला प्रक्रम है। अब्राहम स्पेलिंग ने कहा है, प्रत्यय वातावरण में उपस्थित वस्तुओं की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। उसे अलग कर लेने के फलस्वरूप निर्मित एक विचार है, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। स्किनर ने प्रत्यय की व्याख्या करते हुए कहा है, प्रत्यय तर्क के परिणाम है एवं एक बार विकसित हो जाने पर ये आगामी चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संबोध प्रत्यय की परिभाषाएं। उत्तर है, बुडवर्थ के अनुसार संबोध विचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो संबोध है, जो प्रत्यय है, यह विचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विचार के फलस्वरूप ही हमें प्रत्यय का निर्माण होता है हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में। दूसरा पॉइंट है, हेमरटन के अनुसार संबोध घटनाओं, वस्तुओं एवं व्यक्तियों की जगत में सामान्य विशेषताओं और संबंधों की प्रक्रिया है। तीसरा है, मन के अनुसार संबोध तर्क के परिणाम है एवं एक बार विकसित हो जाने पर ये आगामी चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। रॉस के अनुसार संबोध क्रियाशील ज्ञानात्मक वृत्ति है, यह देखी गई वस्तु का मस्तिष्क नमूना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निर्माण क्या है? उत्तर है, सामान्यीकरण या प्रत्यय का निर्माण स्पष्ट रूप से समझने के लिए हल महोदय ने एक प्रयोग किया। उन्होंने चीनी भाषा में कुछ चिन्हों का प्रयोग इस बात का प्रमाण निकालने के लिए किया कि सामान्यीकरण में बहुत सी विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहचान करके इस सामान्य तत्व को नाम प्रदान किया जाता है। चीनी भाषा के जो चिन्ह प्रयोग किए गए वे छोटे छोटे चित्रों के योग्य थे, जिन्हें रेडियल्स कहते हैं। एक ही रेडियल को विभिन्न तत्वों के साथ मिला दिया गया तथा विषय का कार्य यह था कि इस सामान्य रेडिकल को सब तत्वों में से निकालकर उसे एक नाम दे दें। ये चिन्ह एक वयस्क विषय को विभिन्न प्रकार के दिए गए ताकि कुछ विशिष्ट कारकों का अध्ययन किया जा सके जो सामान्यीकरण की क्रिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, परीक्षा आधारित अधिगम की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, यह वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है, यह छात्रों में प्रश्न कौशल का विकास करती है। परीक्षा आधारित अधिगम। तीसरा पॉइंट है, छात्रों में इसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। चौथा पॉइंट है, इस प्रतिमान से व्यवहारिक ज्ञान होता है। पाँचवा पॉइंट है, छात्रों की जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। छठवां पॉइंट है, प्रत्येक शैक्षिक परिस्थितियों में इस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न आपके सामने, प्रयोजना आधारित अधिगम क्या है? उत्तर है किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रयोजना दोस्तों जो होता है इसे हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्टीवेंसन के मतानुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, वेलर्ड के मतानुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वातावरण क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? उत्तर है वातावरण शब्द का अर्थ चारों ओर से घिरा होना है। इसके समानांतर पर्यावरण शब्द है। पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ अपने चारों ओर किन्हीं न किन्हीं तत्वों से घिरा हुआ है। वह स्वयं भी दूसरों के लिए वातावरण बनाता है। वातावरण यदि अनुकूल है तो व्यक्ति का विकास स्वाभाविक होता है, यदि वातावरण प्रतिकूल है तो व्यक्ति का विकास कुंठित हो जाएगा। सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण मानव के विकास का उसके सामाजिक संबंधों तथा परिवेश के संदर्भ में प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है उसे हम वातावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे वह मनोरंजक हो, चाहे वह पर्यावरणीय हो, चाहे वह प्राकृतिक हो, जो भी कुछ भी पदार्थ दिखाई देते हैं उसे हम वातावरण कहते हैं। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण की परिभाषा दीजिए। उत्तर है टी.डी. इलियट के अनुसार किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, पी.जी. स्टर्ब के अनुसार जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह उस वस्तु का वातावरण है। तीसरा पॉइंट है, वेरिंग, लेगफील्ड तथा विल्ड के अनुसार एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। जे.एस. रास के अनुसार वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, आंतरिक वातावरण क्या है? उत्तर है आंतरिक वातावरण में वे सभी परिस्थितियां तथा तत्व आते हैं जो बालक के माता के गर्भ में प्राप्त होते हैं। वंशकोश, वंशसूत्र तथा पित्रैक वंशक्रम के अंग हैं लेकिन एक कोशारस से घिरे रहते हैं। इसे अंतःकोशीय वातावरण कहते हैं। N.L. मन के अनुसार प्राणी जो बनता है उसका निर्धारण वंशक्रम तथा कोशारस द्वारा होता है। खान पान, जीवन शैली आदि गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, जो आंतरिक वातावरण होता है यह गर्भाशय में होता है जिसमें जो बच्चा होता है वह वंशकोश, वंशसूत्र, पित्रैक वंशक्रम के अंग अपने माता पिता से प्राप्त करता है और कोशरस से घिरे होते हैं। जबकि दोस्तों जो बाह्य वातावरण होता है यह संसार में बाहरी जगत में दिखाई जाने वाली सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं बाह्य वातावरण का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य वातावरण क्या है? उत्तर है बाह्य वातावरण मनुष्य को चारों ओर से घेरने वाली परिस्थितियां हैं, बाह्य वातावरण कहलाती हैं। इसके अंतर्गत भौतिक, सामाजिक वातावरण, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मनोसामाजिक परिस्थितियां आती हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जलवायु, प्रकृति व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। रहन सहन, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ आदि व्यक्ति को सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति से व्यक्ति का स्तर बनता है। इसी प्रकार संस्कृति तथा मानव संबंधों का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, चाहे वह सांस्कृतिक वातावरण हो, चाहे वह सामाजिक वातावरण हो, चाहे वह भौतिक वातावरण हो, चाहे वह प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे वह मानव निर्मित वातावरण हो, इसे हम बाह्य वातावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। उत्तर है मैकग्रा के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों में उपयोग करना जिसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्यपुस्तकें अधिक प्रभावशाली हो सकें। दूसरा है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित मौखिक संकेतों के माध्यम से होता है। तीसरा है लुइस ए एलन के अनुसार संप्रेषण अर्थों का एक पूल जिसमें कहने, सुनने एवं समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। देखिए दोस्तों, संप्रेषण किसे हम कहते हैं? अंतःक्रिया को ही हम संप्रेषण करते हैं। जब छात्र और शिक्षक कक्षा में पाठ्यवस्तु के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं तो इसी अंतःक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है अभिसूचना तकनीकी। उत्तर है प्रदत्तों के विश्लेषण में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी मशीन
या हार्डवेयर उपागम उपकरण अथवा कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण करके जो संप्रेषण किया जाता है उसे अभिसूचना तकनीकी कहते हैं। अभिसूचना तकनीकी के 3 पक्ष हैं, अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा। किसी मशीन के संचालन के लिए अदा पक्ष आवश्यक होता है क्योंकि कोई मशीन अथवा हार्डवेयर का उपकरण द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता और न किया भी जाता है, अपितु कच्चा पदार्थ प्रक्रिया द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। प्रक्रिया में परिवर्तन पृष्ठपोषण तब किया जाता है जब तक अपेक्षित उत्पादन न हो जाए। अगला प्रश्न है, उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग के उद्देश्य। उत्तर है, उपग्रह दूरदर्शन एक अत्याधुनिक संप्रेषण माध्यम एवं प्रयोग है। इस प्रयोग योजना के अनेक उपयोग हैं। पहला है आर्थिक तथा सामाजिक राष्ट्रीय विकास हेतु उपग्रह दूरदर्शन योजना का व्यावहारिक उपयोग। दूसरा पॉइंट है, प्रभावशाली सामूहिक संप्रेषण में इसके प्रयोग का विशेष महत्व एवं योगदान है। तीसरा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दूरदर्शन का अनुदेशनात्मक प्रणाली के लिए विशेष उपयोग करना। चौथा है, बालकों एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु उपग्रह दूरदर्शन योजना का व्यवहारिक उपयोग करना है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।